जय हिंद प्यारे साथियों, ये आज हमारे सामने हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं। नाम है IRS अभिषेक चौहान जी। आपके पास वो क्या रिसोर्सेज थे कि आपने पहली बार में एग्जाम क्लियर किया? के बाद लगभग 4 वर्षों से अभी मैं रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जहाँ नेट अच्छे से नहीं चलता है, न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है, ऐसा प्रिविलेज हो जो औरों पे नहीं है, मतलब एक प्रेशर खुद का एक घर वालों का भी होता है, ये सब कुछ कैसे हैंडल किया? सर ईश्वरी एक प्रेरणा थी कि मैंने ये डिसीजन लिया। वो डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा। तो ऐसे समय में बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? लगभग अगले 5-6 दिन कुछ नहीं करे, पहले अपने आप को नॉर्मल करे। हिंदी में एक नॉवल लिखा है, लेकिन कभी मायूस हो तो उसको जरूर पढ़ें। कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल भी होते हैं, जिंदगी ये है। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे। ये लाइन मैं रोज डेली जब सुबह यूट्यूब पे आता हूँ या पेड क्लास में आता हूँ, आपसे जरूर बोलता हूँ। लेकिन आज मेरे लिए बड़े गर्व का पल है, बड़े सौभाग्य का पल है कि आज हमारे सामने हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं। नाम है IRS अभिषेक चौहान जी। पहले उनसे उनके बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं साथियों जो आप लोगों को जानने चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बार होता क्या है कि दोस्त पहली बार में जब कोई एग्जाम नहीं निकलता है तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या किसी का पहली बार में हो जाता है तो वो दूसरों को सलाह देता है कि ऐसे करना होगा। आज जो तुम्हारे मन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का जवाब आज आपको देने जा रहे हैं अभिषेक चौहान सर। तो एक बार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए IRS अभिषेक चौहान सर का। उन्हीं की जुबानी आज उन्हीं से जानते हैं, अभिषेक सर से। अभिषेक सर, थैंक्स पवन जी टू शेयर मी दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। नाइस प्लेटफॉर्म टू कन्वे मेरे जो भी विचार हैं पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद, अड्डा को धन्यवाद, अनिल जी को धन्यवाद। मैं भारतीय राजस्व सेवा में 2008 बैच का अधिकारी हूँ और अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज ए डायरेक्टर पोस्टेड हूँ। यहाँ पे ये मेरा प्रतिनियुक्ति है, मतलब बेसिकली आई एम ऑन डेपुटेशन हियर। और वैसे मूल विभाग मेरा GST एंड कस्टम्स है। तो उसके बाद लगभग 4 वर्षों से अभी मैं रक्षा मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर, एक बच्चों के मन में सवाल रहता है कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं आगे जल्दी कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कई जगह आज भी साधन की कमी है। आज भी भारत में कई जगह ऐसी जगह है जहां नेट अच्छे से नहीं चलता है, न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पाता है, बहुत सारी कमियां हैं। और मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक प्रॉपर गांव के रहने वाले थे। तो गांव से निकलकर एक गांव का छोरा और आज IRS की पोस्ट पे बैठा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? गांव से मतलब जो गांव की जो सरकारी परिभाषा है जी। उस आधार पर तो गांव से मेरा ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है। मतलब मूलतः मेरा परिवार भिंड मध्य प्रदेश में रहता है, वहीं मेरी परवरिश हुई है, वहीं से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद कॉलेज वगैरह भले ही बाहर से किया है। तो उस आधार पर गांव, वैसे भिंड को भी हम गांव ही मानते हैं, बड़ा गांव, थोड़ा बड़ा गांव है, जी। जिला है लेकिन गांव ही है। तो वहाँ से तैयारी करके वहाँ से लेके आज यहाँ तक का सफ़र मुझे लगता है गांव शहर से ज़्यादा मैटर करता है। मतलब वो टाइम आज के समय के लड़कों के लिए चैलेंजेस अलग तरह के हैं, परिस्थितियां अलग हैं, रिसोर्सेज अलग तरह के हैं। उस समय की परिस्थितियां अलग थी। लेकिन जो मुझे लगता है ना कि एक चीज़ जो हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी, वो रहती है आपकी बिल आपकी कितनी स्ट्रांग है, वो मैटर करती है। और वो एक नैसर्गिक 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 इंस्टिंक्ट है। उस पर किसी क्षेत्र का या किसी एक माध्यम का, भाषा का कोई कॉपीराइट नहीं है जी। तो उस आधार पर मतलब वो ईश्वरी वरदान है कि ईश्वर ने उस प्रतिभा से नवाजा और ऐसे प्रारब्ध संस्कार थे कि अंदर से ही हमेशा से इच्छा रही कि सरकारी सेवा में जाके देश की सेवा अच्छे से कर सकता हूँ। तो वो एक बचपन से ही रहता था और उसी की परिणति है कि वो कदम बढ़ते गए, कारवां बनता गया। और मतलब आज आपके सामने हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा मैं मानता हूँ कि सबके बर्न मतलब मेहनत और विल पावर एक हमेशा एक चीज़ रहती है परमानेंट। उस चीज़ का दिमाग में ध्यान रखना, उसको पूजनीय का दर्जा देते हुए उसको दिमाग में रखेंगे तो आपका इंस्टिंक्ट आपको खुद ब खुद गाइड करता जाएगा, स्टेप्स अपने आप बनते जाएंगे।
आप देखेंगे कि एक लंबे समय का जब सिंहावलोकन करेंगे लाइफ में 15-15, 20-20 साल बाद का, तो जिस तरह की साहित्य और जिस तरह का लिटरेचर आजकल भरा पड़ा है मार्केट में, मैं तो हालांकि नौकरी के बाद ही पढ़ा, तब वो बुक्स तो मतलब सुनी रखी थी, सुनी भी बहुत बाद में थी। वो कहता है ना कि जिस तरह का आप सोचोगे वैसा ही होगा। वो अल्केमिस्ट है, वो सीक्रेट है, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है, इस तरह के ढेर भर साहित्य भरा पड़ा है। अब इस एज पे, इस मुकाम पे आके मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ें ठीक हैं। जब आप अपनी लाइफ का एक ब्रॉड, एक बड़ा विश्लेषण करते हैं, तो आप पाएंगे कि जो आप चाहते थे आप वही हैं। तो उस सेंस में मुझे प्रेरणा थी, वो प्रेरणा ईश्वरीय थी या कुछ आसपास से सीखा, और वो चीज़ें बढ़ती गई। मेहनत करते गए, ईश्वर का साथ मिलता गया, माँ बाप का संस्कार भी उसके लिए कुछ हद तक सहायक थे, कुछ हद तक नहीं, मतलब जो कुछ है वही है। बिल्कुल सर। बट मूल रूप से वो प्रेरणा तो कहीं ना कहीं कुछ ईश्वरीय कई बार होती है। बस इतना ही है उस संबंध में। अभिषेक सर, आपके बारे में मुझे एक बात पता चली थी, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी हैं, उन्होंने बताया था कि आपने यूपीएससी का एग्जाम फर्स्ट एग्जाम में क्लियर किया था, मतलब पहली बार में क्वालिफाई किया था, और फर्स्ट मीडियम आपका हिंदी था। हाँ ये हाँ बड़े गर्व की बात है। आज बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, शायद मेरी वैल्यू कम होगी, मैं हिंदी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो एक तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, दूसरा ये कि कई बंदे होता क्या है कि जब पहली बार में एग्जाम क्लियर नहीं होता तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे समय बंदे को क्या करना चाहिए, आपका सजेशन क्या है? और आपने पहली बार में हिंदी मीडियम से कैसे क्वालिफाई किया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपकी इस वीडियो को देखेंगे सर। हाँ, ये बात तो मैं आपसे मतलब थोड़ा सा व्यवहारिक और थोड़ा सा बोल्ड तरीके से इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि जी नो सर। डाउट यूपीएससी में जो सिलेक्शन का परसेंटेज है, रेशो है, कोई मैंने अभी हाल फिलहाल का तो एनालिसिस नहीं किया, बट जो सुनता हूँ एक परंपरा है, एक ट्रेंड बना हुआ है कि उसमें हमेशा से इंग्लिश का रेशो ज़्यादा रहा है, जी सर। हिंदी का कम रहा है। उसके पीछे कारण क्या है उनका विश्लेषण तो मेरी क्षमताओं के बाहर है, मैं उनका विश्लेषण नहीं कर सकता, ऑन रिकॉर्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने की सामग्री की कमी है, जी तो वो एक कहीं ना कहीं दुविधा बनती है। और दूसरा, हिंदी बेसिकली माध्यम या भाषा ना रह के वो बेसिकली कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती है। तो उस आधार पर हिंदी माध्यम को मैं सिविल सर्विस में पाया कि सिलेक्शन के लिए तुलनात्मक रूप से अपने काउंटर पार्ट से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाकी छोटे शहरों के लोग हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी एक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ जी। का कल्चर हिंदी ही है। तो अपन भी छोटे शहर से थे तो हिंदी ही था, तो उससे थोड़ी सी मतलब मैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो वो आपका डेस्टिनी, आपकी अंदर की इनर इंस्टिंक्ट ऑटोमेटिकली गाइड करती है और रास्ता खुद ब खुद बनता जाता है। बिल्कुल सर। तो सेम केस में मतलब मैं अपने को पाता हूँ कि जब आपको लगता है कि जीवन का लक्ष्य ये है और इसके इतर को सोचना ही नहीं है, तो परिणाम आता है। कई बार मतलब ये मतलब पर्सनल सा हो जाएगा, लेकिन आपने चूंकि पूछा है, जैसे जब तैयारी करते थे तो बहुत दबाव रहता था इस चीज़ का बिल्कुल कि सर। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट का तो मतलब लगता था कैसे होगा, क्योंकि जिससे मैं मुखर्जी नगर में रह के तैयारी करता था, तो वहाँ पे आप वही धारणा बनाते हैं जो अपने आसपास देखते हैं। बिल्कुल सर। मानव स्वभाव है, जो वो देखता है वही मानता है। एरोप्लेन जब उड़ते देखा तो हम लोगों ने माना। अभी कोई अकबर के समय की जनरेशन का हो तो हो सकता है वो हमारा हंसी उड़ा देगी, बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने देखा नहीं। जी। तो वहाँ जो भी देखते थे तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत तो रहती थी कि मतलब कैसे होगा, कैसे होगा, और फर्स्ट अटेम्प्ट तो छोड़ो, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय जब आप बिल्कुल अंधेरा छाने लगता है तो लगता है कि नहीं, बस एक सहारा पकड़ लो, कि बस अपने उद्देश्य को दिमाग में रखो, उसके इतर कुछ मत सोचो। वो जिसको नट एंड सेल में बोलेंगे मेहनत। मैं बस जी एक सर। ही अपने आपके स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
डिस्ट्रैक्शन के लिए आजकल मतलब जैसे जेन जी कहते हैं, मैं देखता हूँ, मतलब मैं हम लोग मिलेनियल्स वाली जनरेशन है हमारी। अब जेन जी के पास बहुत रिसोर्स हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन में भी उनको यूज हो सकता है। तो अब जो भी है, इसी में से कुछ लोग हैं होंगे जो सिविल सर्विस में जाएंगे, देश को चलाएंगे, या देश के नीति निर्धारक, मतलब देश के जो कर्णधार जिनको बोलते हैं, जो देश चलाएंगे, जी मतलब सरकार के अंग बनेंगे, मतलब राजनीति करेंगे या उसके बाद सरकार में जाएंगे। तो जैन जी को इस भाव को अगर समझ जाए जैन जी, तो बेहतर रहेगा कि वो मेहनत ही उसका एक तोड़ है, तो उससे अच्छे परिणाम आएंगे और डिप्रेशन से वो दूर बचे रहेंगे। अमूमन क्या रहता है कि कोई भी कम एग्ज़ाम है तो आप उसको देखिए, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं का अर्थ क्या है? प्रतियोगी परीक्षा का अर्थ ही है कि उसको देने वाले ज़्यादा हैं और फाइनल जो उससे नंबर सिलेक्शन होगा वो एक अनुपात में ही होगा। बिल्कुल। तो गणितीय दृष्टि से मानिए कि 100 में से कोई भी एक निश्चित अनुपात है, वही सिलेक्ट होंगे। बाकी वाले नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं और उसके नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली एज ए इंडिविजुअल की लाइफ देखेंगे तो मान के चलिए कि जिसने डिसीजन आज 2026 में लिया कि नहीं, आई हैव टू गो इन गवर्नमेंट सर्विस, तो मान के चलिए कि वो फाइनल राउंड 2032 या 33 में जब हम देखेंगे, तो उसमें से एक बहुत बड़ा चंक है जो उस पर्टिकुलर में नहीं हो पाएगा, वो इसके अलावा कहीं जा सकता है। तो उसके लिए मैं हमेशा मानता हूँ वो कई बार डिप्रेशन का भी काम करता है, डिप्रेशन का काम करता है। तो उस पर मैं मानता हूँ कि उस पर इंस्पिरेशन की, उस पर वर्क किए जाने की ज़रूरत है। कई बार कोई कोई डॉक्यूमेंट्रीज मुझे हमारे पुराने ग्रुप है मुखर्जी नगर के शेयर करते हैं। अभी लेटेस्ट किसी लड़की का शायद मैंने कहीं पढ़ा था, फेसबुक पे अभी क्लिप भेजी थी किसी ने, देखा था कि वो एक अलग दुनिया है। मतलब सिविल सर्विस में अगर आप नहीं हो पाए तो बेसिकली अनटिल अनलेस आपने कोई स्पेसिफिक रेमेडी ले रखा है, अदरवाइज फिर आप कहीं के नहीं रहते, कहीं के नहीं रहते। तो वो सिंगल लेन है। तो मैं मानता हूँ कि वो भी एक कटु सत्य है, उसको दिमाग में रखते हुए हमें हमेशा रखना चाहिए, अपने आप को ये मोटिवेट रखना चाहिए कि ना होने पे भी लाइफ डजंट एंड। अगर उसके बाद भी है, ये थोड़ा सा मैं हार्ड साउंड कर रहा हूँ, बट इसके बाद जो मानता हूँ ह्यूमन लाइफ उसके ऊपर है, ह्यूमन एक्सिस्टेंस उससे ऊपर है। तो मैं हमेशा जो भी लड़के मेरे टच में रहते हैं, तो एज ए मेंटोर मैं ये नहीं कहूँगा कि तू हो नहीं पाएगा या तेरा हो जाएगा, रादर देन मैं कहता हूँ कि होने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कंसंट्रेट, fully concentrate on your study. That is the only and only way for getting success. In case अगर गॉड ने आपके लिए सोच रखा है तो हैव फेथ इन गॉड, ही हैज सम बेटर प्लान फॉर यू। आपको उनकी अच्छी योजना आपके लिए जरूर होगी, और उसको आप मानते हुए, क्योंकि जब हम सब तैयारी करते हैं, मैंने आज तक किसी लड़के को नहीं देखा है, उससे पूछो क्यों कर रहे हो, बिल्कुल दे ऑलवेज से कि देश सेवा करनी है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देश सेवा का एक सर्वोत्तम माध्यम सिविल सर्विस है, या जो भी सरकारी नौकरी के माध्यम से आप सरकार के हिस्से बन के, सरकार का एक अंग बन के देश की सेवा करते हैं, बट वो एक विद इन फ्रेम काम करता है। देश सेवा के लिए तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी देश की सेवा कर सकते हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सर्विस में जाके देश की सेवा करना एज गुड एज, अगर आप सर्विस में नहीं है, इवन देन ऑप्शंस आर ओपन टू यू। सर अभी आपके बारे में जैसा बताया गया था कि आपने पहली बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी हिंदी मीडियम से। आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, इस वीडियो को देख के प्रेरणा लेंगे कि मैं हिंदी मीडियम से। तो अभी आपने कहा कि बहुत कठिन है वैसे हिंदी मीडियम से, मैं भी मानता हूँ, बहुत लोग मानते हैं कि हिंदी मीडियम से पहली बार में पास करना बड़ा कठिन है। आपके पास वो क्या रिसोर्सेज थे कि आपने पहली बार में एग्जाम क्लियर किया? रिसोर्सेज रिसोर्सेज जैसा, रिसोर्स शब्द ऐसा साउंड करता है कि कुछ ऐसा प्रिविलेज हो जो औरों पे नहीं है, मतलब। जी जी बिल्कुल। तो वैसे में थोड़ा टाइम बहुत हो गया, मतलब मुझे लगता है बहुत पुरानी बात है, मतलब आज की बात नहीं है।
तो मतलब इट इज़ जस्ट लाइक एक पोस्टमार्टम एक्सरसाइज़ है। रिसोर्सेज़ में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा-सा चीज़ों में अपने टारगेट को लेके बहुत ओरिएंटेड था। तो आप मतलब अगर मतलब मैं तो फिर यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा निजी बातें कुछ बता सकता हूँ, जो बच्चों को मेरी कंडीशन में अगर खुद को देख पाएँगे तो समझ पाएँगे कि यही एक तरीका है। बिल्कुल सर। क्योंकि मेरा फ़ॉर्मूला सबको सूट करे मैं ये भी नहीं ये चाहता, नहीं हो सकता। है ना? ना मैं चाहूँगा। और वही एक फ़ॉर्मूला है ये भी नहीं है, फ़ॉर्मूले तो कई हो सकते बिल्कुल हैं। सर। मेरे केस में था कि थोड़ा-सा प्रेशर था कि मतलब मैंने अपना जॉब वॉब छोड़ा था, तो एक प्रेशर दिमाग में रहता था कि यार एक सेटल्ड जॉब, एक सेटल्ड लाइफ़, जो साथ के आपके लड़के थे वो सब सेटल हो गए थे यहीं एनसीआर में, और आप छोड़ के कर रहे हैं, तो वो चीज़ को या तो मतलब दोनों तरह से इट कैन बी टेकन इन बोथ वे। मैंने इसको थोड़ा-सा कैटलिस्ट और इंस्पिरेशनल लिया था कि अब अगर नहीं हुआ, तो कुछ बचा नहीं। तो बिल्कुल। उसने भी थोड़ा फ्यूलिंग का काम किया। दूसरा मुझे याद है कि 2 साल मतलब जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की और जब फाइनल रिज़ल्ट आया फर्स्ट अटेम्प्ट का, तो इट टूक ऑलमोस्ट 17 मई को मेरा रिज़ल्ट आया था, 17 मई 2008 को, और आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन 17 जून 2006। तो मान के चलिए 23 मंथ्स का पूरा गेम था। उसमें भी लास्ट के 10 महीने मैं मानता हूँ कि वो कूल थे। लोग मानते हैं पूरा 2 साल का रोस्टर है ऑनेस्टी का, पर मैं थोड़ा और डाइल्यूट होके लिबरल होके मानता हूँ कि जो जून 2006 से मैं मानता हूँ कि मैंने अगले साल प्री एग्ज़ाम दिया, तब थोड़ा सिस्टम अलग था एग्ज़ाम का। प्री का एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मेंस दिया, मतलब दिसंबर में मेंस हो गया था। तो लगभग ऑलमोस्ट 18 महीने। तो ये 18 महीने मैंने अपनी लाइफ में सिवाय पढ़ाई के कुछ नहीं किया। आई एम नॉट अ आइडियल पर्सन। मेरे साथ भी और लोगों की तरह कई चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं लेकिन अच्छी नहीं मानी जाती। कई चीज़ें हर एक के साथ, एक 20s के लड़के के साथ कई चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए मैंने अपने लिए भी कोई स्कोप नहीं छोड़ा। ये मैं लड़कों से कहूँगा, हर एक को अपनी कमियाँ मालूम होती हैं, तो आप उस स्कोप को ही ख़त्म मत करो। कंसंट्रेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है डिस्ट्रैक्ट मत होइए। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा साधन था तब तक मोबाइल आ चुके थे। हालाँकि जियो नहीं था, फ्री नहीं थे, महँगे बहुत थे। पर डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल इज़ अ हैंडसम सोर्स ऑफ एन ईज़ी अवेलेबल सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो यू वॉन्ट बिलीव 2006 इतना पुराना समय भी नहीं है। मैंने 2 साल अपने पास मोबाइल नहीं रखा। मतलब मेरे पास कोई कम्युनिकेशन सोर्स नहीं था। जो मेरे रूममेट्स थे उनके पास मोबाइल थे, कभी-कभार घर से फ़ोन आता था, मैं उस पे बात करता था। ये मैं मानता हूँ कि मैंने कैसे कर लिया। आज भी कभी-कभी मैं अपने आप से इंस्पिरेशन लेता हूँ कि वो एक मतलब एक्सट्रीम स्टेप था। मैंने मोबाइल नहीं था मेरे पास। तो उससे मुझे लगता है कि जब सारे रास्ते बंद हो गए तो आप अपनी स्टडी को ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाए, ज़्यादा से देख पाए। एक ये है, एक मैंने अपना जून में जिस दिन मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, उसी दिन मैंने अपना पूरा रोड मैप बना लिया था कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। मैं फिर इधर-उधर बिल्कुल उससे कभी भी डेविएट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना है। तो मैंने अपने जो सब्जेक्ट रखे थे उनकी मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना ली थी कि मुझे इससे ये करना है, इसको इस समय तक ख़त्म करना है। और पढ़ने और सोने के अलावा मेरा जो भी टाइम होता था वो सारे टाइम बस पढ़ता था। तो उसका ही रिजल्ट है शायद कि आज यहाँ पे मतलब हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई डिफेंस में किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। उन एग्ज़ाम्स के विंडो अलग हैं, यूपीएससी का विंडो लगभग 1.5-2 साल का माना जाता बिल्कुल है। सर। तो उस एग्ज़ाम में जितना ही विंडो है, अगर आप पूरा समय अपना उसी से दे रहे हैं, तो वो एक बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। वही। सर अभी आपने बोला कि मैं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ी, जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की, पहली बार में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ये विचार कैसे कि मैं जॉब में, आपके सारे साथी जॉब में थे और जब हाँ, सारे साथी जॉब में हों, जॉब छोड़ना किसी दूसरी जॉब की तैयारी करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एक हाँ, प्रेशर खुद का, एक घरवालों का भी होता है। हाँ। ये सब कुछ कैसे हैंडल किया? ये थोड़ा-सा मतलब मैं शुरू में बोला ना कि शायद ईश्वरी एक प्रेरणा थी कि मैंने ये डिसीज़न लिया, और ईश्वर की प्रेरणा थी। घरवालों ने भी शुरू में भावुकता के नाते विरोध किया, लेकिन वो समझ गए कि लड़का दिल से ईमानदारी से बात कह रहा है, दिल से कह रहा है,
तो जैसे अमूमन माँ बाप करते हैं कि ना नुक्कर के बाद मान जाते हैं कि ठीक है यार, इसका मन है तो करने देते हैं। डिसीजन मुझे लेना था कि कैसे। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं जैसे ही आया तो सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, जी सर। तो मेरे पास समस्या ये थी कि लोग डराते थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में भूल जा, फर्स्ट में देना भी मत, पहले अपने सब्जेक्ट्स का वो कोचिंग कंप्लीट कर लो। तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट थे मेरे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, तो मेरे लिए बहुत टफ था कि वो सबका मैंने पूरी कोचिंग्स का समझा। तो उनका 1-1 साल का विंडो था जब वो प्री का पूरा कंप्लीट कराते थे। तो मतलब पहले लड़के प्री का करते थे, बिल्कुल फिर सर। मेंस का कोचिंग लेते थे, फिर एग्जाम देते थे। तो मतलब फर्स्ट वाला तो वो ड्रॉप ही कर देते थे। तो मुझे याद है कि मैंने आते ही सबसे पहले मैंने देखा कि हिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट है। उस समय तक मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने वहाँ भी दिल से लिया कि हिस्ट्री में मुझे हमेशा, आज भी इंटरेस्ट, आज भी मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ। वर्ल्ड का कुछ भी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल है तो मैं बड़ा वेलकम करता हूँ, हमेशा उसमें घुसता हूँ। आज भी मैं टच में रहता हूँ उस चीज़ के। तो मैंने पहले डिसीजन लिया कि मैं हिस्ट्री को ही रखूँगा। अब तो शायद सिस्टम चेंज हो गया, तब एक सब्जेक्ट अलग रखा जाता था, 2 सब्जेक्ट मेंस में रखने रहते थे। तो मैंने आते ही हिस्ट्री का डिसीजन लिया। तो मैंने स्ट्रेटजी रखी कि हिस्ट्री में पैरेलल पढ़ूंगा प्री तक का सफ़र देने के लिए। तो तुरंत हिस्ट्री का कोचिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। और ज्योग्राफी चूंकि मैं मानता था हिस्ट्री थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रहा हूँ, तो बाद में भी पढ़ लूंगा, ऐसा तो है नहीं कि मेंस में कुछ अलग आएगा, तरीका बस अलग हो जाएगा। तब सी सेट नहीं हुआ करता था। जी सर। तो उस समय फिर उसके बाद मैंने ज्योग्राफी का पैरेलल ही स्टार्ट कर दिया था। ज्योग्राफी का मेंस का अगले ही दिन से स्टार्ट कर दिया था। तो वो, हाँ। सर बहुत सारे दोस्त होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे आपकी को, कुछ ऐसे भी होंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो डिफेंस के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कई बार होता क्या है कि हमारा फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा हाँ, कि अब क्या करूं क्या ना करूं, सारे ऑप्शन खत्म हो गए। तो ऐसे समय में बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? डिमोटिवेटेड बच्चों के लिए तो मैं यही बोलूँगा, डिमोटिव जिस दिन उसका रिजल्ट आए तो वो लगभग अगले 5-6 दिन कुछ नहीं करे, पहले अपने आप को नॉर्मल करे। उसको जो भी अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ घूमना या मूवी देखना, या जहाँ से कई बार कुछ जैसे मेरे साथ था कि जब लंबी तैयारी होती है तो कई बार आपको डिप्रेशन वैसे भी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एक का एक एनर्जी सोर्स होता है। फिर मुझे अपने लोगों से, अपने गाँव के लोगों से मिलना अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। मैं जब थोड़ा-सा लाइट फ़ील करता था, डाउन फ़ील करता था तो चला भाग जाता था। तो वो करके 5-6 दिन पहले आप नॉर्मल होइए और फिर पूरी एनर्जी के साथ फिर से प्रिपरेशन कीजिए कि एक रोड मैप बनाइए, क्या मिस्टेक रह गई। नहीं हुआ है तो मतलब आपने कहीं न कहीं, ये मैं डैम श्योर हूँ वो बंदा जानता है कि उसके कंसंट्रेशन में, डेडिकेशन में कहाँ कमी रह गई। वो एनालिसिस उसे ज़रूर करनी है। शोसेबाज़ी, शो ऑफ करना कि मैं अपसेट हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे भी ढेर कई बार, आज भी ह्यूमन लाइफ में भी जब हम थोड़ा-सा होते हैं तो कई बार हम अपसेट होके दिखाना भी थोड़ा हमें लगता है चलो हमने कुछ अपनी ज़िम्मेदारी थी जो की। एक्चुअल में दिखाने से ज़्यादा एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करो कि कहाँ कमी रह गई। वो आप पकड़ लेंगे कि यार हाँ, ये चीज़ थी जो नहीं करनी थी, इससे मेरा टाइम किल हो गया, या मैंने सही नोट्स को फॉलो नहीं किया, सही बुक को नहीं पढ़ा, या तरीका हमारा कंटेंट का, कई बार हम लोग ओवर एग्जॉस्टिव अप्रोच कर लेते हैं पढ़ाई में, नोट्स बनाने में। थोड़ा सा सिलेक्टिव और प्रोफेशनल भी कई बार होना पड़ता है। मुझे आज भी अपने कुछ दोस्त याद हैं जो मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर इतना पढ़ रहे हैं कि पढ़ते ही जा रहे हैं। एग्जाम के लिए आपको टू द पॉइंट मतलब थोड़ा समटाइम्स होना पड़ता है। तो वो स्ट्रेटजी में मिसिंग कहाँ हो गया वो बंदे को पता चल जाता है रिजल्ट जब आता है। सर जब मैं उसके बाद कोई जनरिक करने जाता हूँ एसएससी के लिए, रेलवे के लिए या डिफेंस के एग्जाम के लिए, तो मैं बच्चों से 4 लाइन बोलता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो एक्स वाई जेड, अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। सबसे पहले आप देखो सिलेबस में है क्या-क्या, और उसको पहले एक बार सिलेबस को कवर करो बेसिक टू एडवांस। इसके बाद विगत वर्षों में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू आपको लगाने चाहिए। उसके बाद में आजकल सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट होने शुरू हो गए हैं, आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देने चाहिए और लास्ट में फुल मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। क्या ये एक न्यू स्टूडेंट को ये स्ट्रेटजी सही है या जी, कुछ बिल्कुल और कहना सही है। चाहेंगे आप इसमें? नहीं, मैं तो मानता हूँ कि ये तो एकदम हमेशा की सही स्ट्रेटजी, अल्टीमेटली जो आप कर रहे हैं, पहले तो जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है कि जो है उसका एलिमेंट्री एक चैप्टर, एक राउंड तो हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल।
उसके बाद वेयर यू आर स्टैंडिंग, जस्ट टू इवेल्युएट दैट यू हैव टू फेस थ्रू दिस, मतलब यू हैव टू इवेल्युएट योरसेल्फ थ्रू दिस मॉक टेस्ट कि आप कहाँ, आपका कहाँ क्या पहुँच स्तर रहे है। हैं। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि पर्टिकुलर इस पोर्शन में आप वीक हैं, या आपकी कैलकुलेशन या सोचने में कई बार एमसीक्यू भी बड़ा ट्रिकी आते हैं। बिल्कुल सर। अब तो कई तरह के आते हैं सी सेट में, तो वो आपको जब आप उसका, अब तो कोचिंग्स भी मैंने देखा आप जैसे जो बिल्कुल प्रोफेशनली एनालिसिस करते हैं, तो हर स्टूडेंट को बता पाएंगे कि आपका वीक पॉइंट कहाँ जा रहा है, अप्रोच में जा रहा है या किसी टॉपिक वाइज आप कहीं वीक हैं। जैसे मैंने देखा ओलंपियाड वाले जब रिजल्ट देते हैं बच्चों का, जी। तो बड़ा एनालिसिस करते हैं। वो मेथड मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने बच्चे का देखता हूँ कि ये कहाँ क्या कर रहा है, तो वो आइडिया लग जाता है। तो वो बिल्कुल टेक्निकल अप्रोच जिसे कहते हैं, तो आप उसको, उस वाले को आप दोबारा पढ़िए, प्रीवियस ईयर्स का फिर देखिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर में आपको जो आ चुके हैं बेसिकली क्वेश्चंस भले ही बदल जाए, बट उनका तौर तरीके कभी नहीं बदलते। तो आप प्रीवियस वाले भी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप अपनी तैयारी को ही मजबूत कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन जब एज ए सेट पूरा लास्ट ईयर का करेंगे तो आप हमेशा, मैं भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करता था कि जैसा परफॉर्म आप उसमें कर रहे हैं ऑनेस्टी से, अगर पूरा घर पे भी बैठ के कर रहे हैं, घड़ी से टाइम पाबंद होकर देख रहे हैं, तो हैव माय वर्ड कि जब रियल वाला भी होता है तो उस बंदे की रेंज वहीं रहती है। ये मैंने खुद नोटिस किया, वो उसी आसपास रहेगा। 90% वाला है तो 90 ही टच करेगा, 80 वाला है तो 80 पे ही रहेगा, क्योंकि वो ओवरऑल सिनेरियो, जैसे मैंने अभी पता किया यूएस में अभी पैटर्न चलता है शायद मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह में, कि वो क्या करते हैं कि इंडिया में पेपर लीक का काफ़ी चलता रहता है। बिल्कुल सर। उसी समय मैं थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा था, तो एक नई चीज़ थी, तो मेरे लिए नई थी, हो सकता है आपको पता हो। वहाँ पे इस चीज़ को एरेडिकेट करने के लिए उन्होंने बड़ा रिवोल्यूशनरी उनका अप्रोच है। From the day one when you get enroll yourself for that exam, that I am willing, I will appear in next few months, तो उनका है कि they have a set of 20,000, let's just say set of 20,000 questions। तो वो एक उनका फिक्स एक वो है, बुकलेट है या जो भी उसको कहें, वो हर बंदे को दे दिया जाता है, सबका अलग हो गया। सबको दे दिया जाता है। ये 20,000 है, ये आप पढ़िए, इसमें से ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, यही आएंगे, कौन से आएंगे ये नहीं पता, तो सारे पढ़ लो। अब उसमें वो चूंकि टेक्निकल जो एग्जाम्स हैं उसमें जो मुझे बताया गया, उसमें इतना फ्रीडम वो लेते हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ वहाँ वाले में 55 का कोई डाटा दिया गया है तो मैं 35 करूँगा, राम नाम से दिया गया है तो उसको मैं श्याम कर दूंगा। लेकिन ये उनका है कि यही 20,000 हम लेंगे, इसके अतिरिक्त हम कहीं भी, जैसे मुझे ध्यान है मैथ्स और हायर लेवल की मैथ और फिजिक्स में जो ट्रिक्स होती हैं वो ट्रिक्स तक उनकी सेम रहेंगी, बट वो थोड़ा वो बदलेंगे। तो सब पढ़ लो, जिसको जो करना उसी में से कर लो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय दिया। जो गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद ऑफिस में दूसरी जगह जाना और इंटरव्यू देना, बैठ के बात करनी, 5 मिनट का समय भी आपके लिए बहुत कीमती होता है, लेकिन आज आपने अपने उस कीमती पल में से समय निकाल कर दिया, उसको बार बार धन्यवाद मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। लास्ट में कोई एक ऐसा संदेश जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एसएससी से यूपीएससी तक। संदेश, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेल्फ ओरिएंटेड हो जाऊंगा। बिल्कुल सर। जैसे आपने डेफिनेटली कहा, तो उसमें मुझे लगता है कि टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, जो मैं अपनी बात को इम्पैक्टफुल और मीनिंगफुल तरीके से कन्वे कर पाऊँ, तो एक तो मैं कहूँगा बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पर ये जनरल जनरल साउंड करता है, सबको पता है, रह नहीं पाते हैं। उसके लिए बात आती है कि रहना होता है ना, कि उसके लिए विल पावर चाहिए। समटाइम्स विल पावर से भी काम नहीं चलता, वो मतलब मैं उसको एक एज के बाद चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसके लिए आपको अपने आप को खोल के रखना है, जो चीज़ें समटाइम्स आपके सराउंडिंग हैं, अगर आप उनके लिए रिलक्टेंट हैं, जैसे सन इज शाइनिंग बट यू हैव क्लोज्ड योर आईज, तो आपके लिए तो अंधेरा ही है। बिल्कुल सर। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। तो बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी जो कर रहे हैं, प्रेजेंट जनरेशन के लिए मेरा एक ही चीज़ है कि कंसंट्रेशन से, फुल डेडिकेशन से करें, पॉजिटिव रहें। उसके अलावा जब मैं तैयारी करता था मुझे लगता था मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो मेरी कुछ विश लिस्ट थी, उसमें एक था कि मैं अपने टाइप के लड़कों के लिए कुछ लिखूं। तो अभी
और शुरुआत में पहले नौकरी शुरू में रहती है तो कुछ समय खुमारी में ही निकल जाता है। उसके बाद फिर आप सीनियर होने लगते हैं तो व्यस्तताओं में निकल जाता है, फिर पर्सनल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। तो आदमी का, जैसे कई फिलोसफर्स का मैंने सुना है कि लाइफ 40 से ही स्टार्ट होती है। तो अभी ईश्वर की कृपा हुई, मुझे टाइम मिला तो मैंने एक बुक इस सारे मतलब इस तरह के एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को करते हुए, एक जो हमारे छोटे शहर हैं उस तबके के लड़कों को टारगेट करते हुए हिंदी में एक नॉवल लिखा है। तो वो मैं चाहूँगा कि अगर कभी जो सिलेक्ट हो चुके हैं, सिलेक्शन वालों को तो मैं फिर भी कहूँगा कि पहला फोकस तैयारी पर रखें, लेकिन कभी मायूस हों तो उसको ज़रूर पढ़ें। और इट इज़, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ लिटरेचर में, मैंने अपना एक प्रयास किया है कहने का कि लाइफ में हमारा बेसिक ध्येय क्या है। ये बात हज़ारों साल से गौतम बुद्ध से लेके आज तक कही जा रही है, पर हर समय में उसको बीच-बीच में कहते रहना चाहिए, अलग-अलग तरीके से, जो जिस भाषा में कह पाए। और उस व्यक्ति के जो भी क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, जहाँ तक वो बात जाएगी तो वो सत्य स्थापित बना रहेगा कि मानव को करना क्या-क्या है। तो मैंने उस बुक में बेसिकली एनवायरनमेंट पर फोकस करते हुए दिखाया है कि ये सारी चीज़ें जो हम लोग जिसमें उलझे हुए रहते हैं, थोड़ा-सा क्या बोलेंगे उसको, इकोलॉजिकल डिस्टोपियन टाइप की हो गई है कि मतलब हर एक इंडिविजुअल के एक मोरल ड्यूटी को मैंने उसमें हाईलाइट किया है। वो मोरल ड्यूटी जो आपके एक्सिस्टेंस से जुड़ी हुई है, एनवायरनमेंट के लिए जो आपकी मोरल ड्यूटी है, वो चीज़ आपको जब एक मैक्रो लेवल पे आपका आईसाइट खोलेगा, आपका विजन ओपन होगा, तो आपके अंदर या तो उस प्रेरणा को आप अपनी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर लें, इन केस कोई ऐसा है जिस मतलब नहीं हो पाया है, जिसको किसी रीजन से बीच में छोड़नी पड़ी, जैसे हमारी जो मैंने कहानी लिखी है उसमें ऐसे ही हुआ है कि किसी को छोड़ना पड़ा या किसी का नहीं हुआ, इवन देन स्काई इज ओपन फॉर हिम। मैं, क्योंकि डिप्रेशन मुझे लगता है इस देश में आने वाली एक बड़ी समस्या है। ये सारी चीज़ें उसके सामने, देश हमारा विकसित हो रहा है, जैसा कि हमारा लक्ष्य है कि 2047 में हम लोग डेवलप कंट्री हो जाएंगे, तब शायद ये विषय उतने महत्वपूर्ण, मतलब सेकेंडरी हो जाएंगे। तब बात हो जाएगी कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ कितना कर रहे हैं। उसमें इंडिविजुअल यूनिट को सेंसिटाइज होना बहुत मस्ट है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति कितना जागरूक है, कितना उन कर्तव्यों को दिल से समझ रहा है। कर्तव्य उसके जो उसके समाज के लिए हैं, उसके देश के लिए हैं, उसका समाज, उसके देश और उसका जो पर्यावरण है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आज से पढ़ेंगे, ये पीढ़ी जो कंप्लीट होगी 2047 में, वो उसको टारगेट करके मैंने लिखा है, जिससे कि उनका एक विजन, ब्रॉड विजन हो कि लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। तो मैं चाहूँगा कि यही मेरा संदेश है, यही मैं चाहूँगा कि उस बुक को एक बार अगर बच्चों को टाइम मिले तो पढ़ें, तो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज ऑल अबाउट लाइफ, एटलीस्ट जो छोटे शहर के लड़के हैं। सर मैं तो बुक्स आपकी टाइप। बातों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और थैंक जो यू। आपने नोबल के बारे में बताया, आपने उसमें अपने लाइफ का एक्सपीरियंस भी दिया उसने, कि एक बच्चा बीच में कैसे अपनी तैयारी छोड़ देता है, कई बार सफल कई बार असफल, होता भी यही है, सब हाँ, सफल नहीं हो पाएंगे, कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल भी हाँ, होते हैं। जिंदगी ये है, हाँ, कहाँ से चलती है कहाँ खत्म होती है पता नहीं चलता है। लेकिन आपके उस नोबल को मैं जरूर मंगवाऊंगा, और सभी साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि सर ने वो जो नोबल लिखा है वो प्योर हिंदी में, आप एक बार जाकर उसको जरूर देखिएगा। मिलेगा कैसे, मैं इसी वीडियो के नीचे एक उसका कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा, आप चाहो तो वहां से भी उसको परचेज कर सकते हो। बहुत शानदार नोबल है, अभी तो सिर्फ मैं सुन के बता रहा हूँ, बहुत शानदार नोबल है। सबसे पहले मैं कल उसको मंगाऊंगा, उसको पढ़ूंगा, और फिर बाद में उसका ओवरव्यू आपको तब भी दूंगा। लेकिन हाँ, सर ने जो आपको बताया, अपने कीमती समय में से जो आपको समय दिया, उसके लिए बार बार दिल की गहराइयों से सर आपको धन्यवाद। तो जैसे सर अभी आप नोबल के बारे में बात कर रहे थे, मुझे तो काफी प्रेरणा मिली है उस बुक से कि मैं नोबल को मंगाऊंगा, पढ़ूंगा उसके बारे में। बट किस नाम से, क्या है वो, खास क्या है, कुछ की पॉइंट बताएंगे? उसके लिए हाँ, तो उसका टाइटल जो है वो है उड़चल अपने देश। थोड़ा सा विशद अर्थ लिए हुए ये टाइटल मैंने रखा है। उड़चल अपने देश से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा ये, मैं उस लोगों को एड्रेस करना चाहता हूँ जो कहीं ना कहीं छोटी जगहों से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद उन जगहों से ही वो अपना स्कूली एजुकेशन करते हैं। ये मेजर चंक की बात करूँ, नॉट फॉर ऑल, बट जो मेजॉरिटी है। तो बेसिकली जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें
मतलब मस्कुलर वर्क उतना मैटर नहीं करता, जो अपना जो बुद्धि का वो प्रयोग करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उस आधार पे उस रोजी रोटी का मूल श्रेय वही है कि जो शिक्षा उन्होंने अपने यहाँ से प्राप्त की। अमूमन उसमें एक इंटेंट मिसिंग हो जाता है कि जो हमें मिलता है उसको हम ले लेते हैं, बट रेसिप्रोकेशन इज ऑल्सो ए वाइटल फैक्टर, एक वाइटल एसेंस है जो समटाइम्स मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे मिसिंग होता जा रहा है। तो मेरी जो बुक है वो इन 3-4 चीज़ों को मिक्स करके मैंने लिखा है कि जो फ्यूचर है 21st 100 वाला जो सेंचुरी आएगा, अगर चीज़ें इसी तरह से डिग्रेड होती नहीं, समय पे हम लोग नहीं जागे, हर जगह ही कुछ लोकल प्रॉब्लम्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ अवेयरनेस। जो नॉर्मल पब्लिक है वो नेचर से तो एक डिस्टेंस बनाए हुए है और उसको इजी अवेलेबल जो भी ब्रेड एंड बटर लगता है वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ सेटल करता है। सबका एक अपना पैटर्न है, बट उसमें वाइल डूइंग दैट उसको अगर ये सेंस है कि मेरी इस चीज़ से कहीं नेचर का ऐसा अपूर्णीय क्षति तो नहीं हो रहा है, बस वो सेंस अगर जाग जाएगा तो वो नेचर को उतना हर्ट नहीं करेगा। ये मेरी बुक का एक शुरुआती मूल है। उस बात को लेके मैंने एक नया पैटर्न जो उसमें ऐड किया है, जो उसका सबसे मेजर फैक्टर है कि इस चीज में सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम इस समय आड़े आता है, जैसा कि मैं बोला हूँ, माइग्रेशन। कि छोटे शहर में मतलब जो महानगर है वहाँ तो नेचर उतना प्योर बचता ही नहीं है ड्यू टू अदर कंपल्सन्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो ले दे के जो चीज़ है छोटे शहरों में भी या रूरल एरिया में जहाँ पे ओपन लैंड है, रिवर्स हैं, पहाड़ हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, शुद्ध हवा है, वहाँ ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ इन चीज़ों पे अच्छा वर्क किया जाए, चीज़ें जैसी हैं वो यथा स्थितिवाद बना रहा है। पर अमूमन होता क्या है कि वहाँ का जो बंदा है वही वहाँ से कनेक्ट है, लेकिन वो वहाँ है ही नहीं, तो कोई दूसरा वाला करना भी चाहेगा तो पहले तो उसको उस जगह की इतनी समझ नहीं है, उसके प्रयास जितने भी रहेंगे आउटर ही रहेंगे। इसलिए उस बंदे को एटलीस्ट मन में ये बात रखनी चाहिए कि नहीं ये मेरी जगह है, मेरा भी कुछ फर्ज है, क्या चल रहा है मैं उसकी जानकारी रखूं, या कहीं कुछ अपने लेवल पे कुछ नहीं तो समय अपना दान कर सकूं। मैंने इसमें एक समय दान का कंसेप्ट रखा है कि आप मन में सोच लीजिए। कई धर्मों में कई तरह के कंसेप्ट हैं कि भाई कितना कमाओगे तो आप इतना दोगे। आप मानो कि मेरी लाइफ के 1 साल के 12 महीने के इतने घंटे में मतलब मेरा, इसलिए मैंने जन्मभूमि को मदर के इक्वल रखा है। जब आप उसको मानेंगे वो इनविजिबल है, दिखती नहीं है, बट उसको अगर उस भाव को हम पैदा कर ले गए तो माइग्रेशन अगर रुकेगा या माइग्रेशन के बाद भी ही इज मेंटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिज बर्थ प्लेस एंड नेटिव, तो फिर भी चीज़ें बैलेंस बनी रहेंगी। कि वो जब देखेगा कि कोई अवांछनीय चीज़ हो रही है तो वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पर उस चीज़ को भाई एक अवेयरनेस लाएगा, या कहीं सिस्टम में किसी को बोल सकता है, उसको अप्राइज कराएगा। फिर भी नहीं होगा तो आजकल हमारे यहाँ जो सरकार के स्तंभ हैं, जुडिशरी है और जो ट्रिब्यूनल है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनको सभी अलर्ट हैं, सभी अच्छा काम करते हैं। प्रॉम्प्टली समटाइम्स चीज़ें उनको प्रॉपर अप्राइज नहीं की जाती हैं, मुंह से कहा सरकारी सिस्टम में उतना स्टैंड नहीं कर पाता। तो जो एक वेल टू डू आदमी है, जो कहीं बाहर जाके वेल सेटल्ड है, वो अगर इस भाव को पकड़ पा रहा है तो एटलीस्ट उन जगहों का डिग्रेडेशन रुक जाएगा, या जो लोग डिग्रेड कर रहे हैं उनको मैसेज जाएगा कि नहीं, मुझे अपनी लिमिट में रहना है। उतने से उस क्षेत्र में चीज़ें सही रहेंगी, बिगड़ेंगी नहीं। क्षेत्र सही होगा तो आसपास का प्रदेश सही होगा, और ऐसे ही हर जगह के प्रदेश सही होंगे तो देश भी राष्ट्रीय विकास पे हो जाएगा। इस मूल भाव के इर्द गिर्द मैंने ये पूरा ताना बाना बना है। सर आपका ये ताना बाना नहीं है, इसमें जीवन का सार है। इसमें थैंक यू। आपने अपने जीवन की कहानी लिखी है और उन दोस्तों के लिए है जो कई बार डिमोटिवेट हुए जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा साथियों आप सभी से, पहले तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी से लेके यूपीएससी तक, इस वीडियो को पूरा सुनना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डिमोटिवेट होते समय उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आज एक-एक बात को। दूसरा ये, अभी सिर्फ़ मैंने सुना है उस नोवेल के बारे में, लेकिन नोवेल जब सुनने में इतना अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मैं उसको पढ़ूँगा तो वो शायद और अच्छा लगेगा, ऐसा सर का मानना है अभी। मेरा मानना तो ये होगा, तब मैं उसे पढ़ूँगा, तब आपके सामने लेकर आऊँगा, आपको दिखाऊँगा बाकायदा यूट्यूब पे, देखो यार ये वो नोवेल है जिसकी मैं आपसे तारीफ़ कर रहा था। तो मेरी एक सजेशन है आप सबको, जो सिलेक्शन ले चुके हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है। जो नहीं ले पाए हैं, जो डिमोटिवेट है, वो एक बार ज़रूर पढ़िएगा।
जय हिंद, जय भारत साहब।